आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित संध्या सुंदरी के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। अलसता, अलसता माने अलसाई हुई। अलसता माने आलस्य होता है, तो हम लोग कहेंगे अलसाई हुई। कीसी, कीसी माने के समान। कीसी माने के समान। लता सरल है, इसको हम लोग ऐसे ही बोल लेंगे, लेकिन लता का मतलब वो पौधे होते हैं जो किसी के सहारे लिपट कर चढ़ते हैं, जैसे अंगूर की लता हो गई, लौकी की लता हो गई। तो लता हमको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। किंतु सरल है, चाहे आप किंतु कह लीजिए, परंतु कह लीजिए, लेकिन कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोमलता की वह कली, सभी शब्द सरल हैं। सखी, ये भी सरल है। नीरवता, देखिए नीरवता का मतलब होता है सन्नाटा, मौन, जहाँ कोई भी ध्वनि ना हो, एकदम शांत माहौल हो, ठीक है। तो कुछ भी कह के आप व्याख्या कर सकते हैं। यदि आपको कठिन लगे तो आप नीरवता ही बोल के व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के कंधे पर डाले बाँह, सभी शब्द सरल हैं। छाहसी, छाहसी मतलब छाया के समान। छाहसी मतलब छाया के समान। अंबर, अंबर माने आकाश। अंबर माने आकाश। पथ, पथ माने रास्ता। पथ माने रास्ता। से सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चली, चली मतलब चली आ रही है। चली माने चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, सभी शब्द सरल हैं। देखिए यहाँ पर जो वीणा आया है एक वाद्य यंत्र है। आपने देखा होगा कि माँ सरस्वती की जो भी प्रतिमा होती है उनमें वो वीणा बजाती हैं, तो बोलना ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होता कोई, तीनों शब्द सरल है। अनुराग, अनुराग माने प्रेम। अनुराग माने प्रेम। राग, राग माने संगीत। राग माने संगीत। तो दोनों को साथ बोलेंगे तो हो जाएगा प्रेम संगीत, ठीक है। आलाप, देखिए आलाप का मतलब भी ध्वनि ही होती है। जब कोई गाना गाता है तो आलाप करता है, तो आप आलाप भी बोल करके व्याख्या कर सकते हैं। नुपुरों, नुपुरों मतलब घुंघरुओं। नुपुरों मतलब घुंघरुओं। नुपुर माने घुंघरू होता है, तो यहाँ पर बहुवचन है तो हम लोग घुंघरुओं कह लेंगे, ठीक है। में भी, कोई दिक्कत नहीं है। रुनझुन, रुनझुन, ये आवाज़ है तो ऐसे ही रहेगा, नहीं सरल है। सिर्फ, चाहे आप सिर्फ कह लीजिए चाहे केवल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक अव्यक्त, देखिए अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त ना हो, तो हम लोग इसको ऐसे ही बोल लेंगे, ठीक है। शब्द सा, शब्द सा मतलब शब्द के समान। शब्द के समान। चुप, 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 तीनों शब्द सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। गूंज रहा, देखिए चाहे आप कहिए गूंज रहा, चाहे आप कह सकते हैं कि सुनाई दे रहा, ठीक है, सुनाई दे रहा। सब कहीं, सब कहीं का मतलब सभी जगह या सभी ओर, सभी जगह या सभी ओर। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
काव्य खंड में संकलित संध्या सुंदरी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी ने संध्या को एक सुंदरी के रूप में वर्णित करते हुए उसकी नीरवता एवं निस्तब्धता का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी। अब आ जाइए पद्यांश पर। संध्या रूपी सुंदरी अलसाई हुई, अलसता अलसाई हुई लता के समान, किसी के समान, अलसाई हुई लता के समान दिखाई दे रही है, किंतु वह कोमलता की कली है। थोड़ा सा और जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि संध्या रूपी सुंदरी अलसाई हुई लता के समान तो है, किंतु उसमें कोमलता भी विद्यमान है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी। अब आ जाइए पद्यांश पर। संध्या रूपी सुंदरी अलसाई हुई लता के समान दिखाई दे रही है, किंतु वह कोमलता की कली है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि संध्या रूपी सुंदरी अलसाई हुई लता के समान तो है, किंतु उसमें कोमलता भी विद्यमान है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह छाह सी अंबर पथ से चली। आगे कवि कहते हैं, संध्या रूपी सुंदरी अपनी, इतना जोड़ लेंगे पहले, संध्या रूपी सुंदरी अपनी। अब आ जाइए लाइन पर, अपनी नीरवता रूपी सखी के कंधे पर अपनी बाहें डाले हुए छाया के समान, छाह सी छाया के समान आकाश मार्ग से, अंबर पथ से आकाश मार्ग से नीचे चली आ रही है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। संध्या रूपी सुंदरी अपनी। अब आ जाइए लाइन पर, अपनी नीरवता रूपी सखी के कंधे पर अपनी बाहें डाले हुए छाया के समान आकाश मार्ग से नीचे चली आ रही है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। आगे कवि कहते हैं,
संध्या रूपी सुंदरी के। देखिए उसके का मतलब यहाँ पर है संध्या रूपी सुंदरी के। संध्या रूपी सुंदरी के हाथों से कोई भी वीणा नहीं बज रही है और न ही कोई प्रेम संगीत, अनुराग राग प्रेम संगीत सुनाई दे रहा है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो कवि कहते हैं संध्या रूपी सुंदरी के हाथों से कोई भी वीणा नहीं बज रही है और न ही कोई प्रेम संगीत सुनाई दे रहा है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तीनों लाइन को एक साथ लेंगे तो हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं संध्या रूपी सुंदरी के, इतना जोड़ लीजिए, संध्या रूपी सुंदरी के घुंघरुओं में भी, नुपुरों में भी, घुंघरुओं में भी रुनझुन की ध्वनि नहीं है, ध्वनि नहीं है। सभी ओर, सब कहीं, सभी ओर, या आप कह सकते हैं सभी जगह, केवल, सिर्फ केवल, सभी जगह केवल एक ही अव्यक्त सा शब्द सुनाई दे रहा है, गूंज रहा है, सुनाई दे रहा है। वह शब्द है चुप चुप चुप। थोड़ा सा और जोड़ के लिखेंगे तो व्याख्या अच्छी हो जाएगी। क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि सभी जगह सन्नाटे का साम्राज्य है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से तीनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए कवि कहते हैं संध्या रूपी सुंदरी के घुंघरुओं में भी रुनझुन की ध्वनि नहीं है। सभी जगह केवल एक ही अव्यक्त सा शब्द सुनाई दे रहा है। वह शब्द है चुप चुप चुप। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि सभी जगह सन्नाटे का साम्राज्य है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। इसके साथ ही आपकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो देखिए यदि हम लोग रस की बात करें तो इसमें शांत रस है। यदि छंद देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इस पद्यांश में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार, इतने अलंकार प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। शैली इस पद्यांश की चित्रात्मक और वर्णात्मक दोनों है। गुण इसमें प्रसाद है, और यदि शब्द शक्ति देखी जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।